गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ये मॉडल पेपर है और ये सॉल्व किया हुआ है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ, ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से हुआ। अब इसको जान लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव ये अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नासिक ये इसमें लिखा है गौतमीपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हाथी गुम्फा ये खारवेल, ऑप्शन नंबर सी भीतरी पुलिकेशन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी गिरनार ये रुद्रदामन प्रथम। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक से तथा 1 काले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन की शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर ए अमरावती में, ऑप्शन नंबर बी नांदेड़ में, ऑप्शन नंबर सी नालदुर्ग में, ऑप्शन नंबर डी दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सातवाहनों की राजधानी ये अमरावती में अवस्थित थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृंति या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना शिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा वर्ष पूर्व कर्णवंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन है कदम्ब, ऑप्शन नंबर बी चेर, ऑप्शन नंबर सी चोल, ऑप्शन नंबर डी पांड्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगम साहित्य में केवल चोल एवं पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। लोकसभा राज्यसभा से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा का विघटन करना, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का स्थगन करना, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का सत्रावसान करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का स्थगन करना। लोकसभा का स्थगन करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस करने की अनुमति देने के अधिकार को स्थगन करना कहते हैं। प्रस्ताव सुबह 10 बजे तक महासचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु निम्न है।
ऑप्शन ए संघ का सरकार के आचरण से सीधे संबंधित होना चाहिए। सेकंड है संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में सरकार की विफलता को शामिल किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है और ये इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249 राज्यसभा से संबंधित है, क्योंकि राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव पर आधे राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है तथा 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में होंगे। तो इसकी सदस्य संख्या पूछी जाती है, यह है 250। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जिसका पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ था, 13 मई 1952 को। वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या 545 है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 के उपरांत भारत में विभिन्न व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू हुए। तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी CN वकील, ऑप्शन नंबर सी PR ब्रह्मानंद, ऑप्शन नंबर डी जगदीश भगवती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई। ये कब पैदा हुई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये हुई थी 1991 में। इससे निजात पाने के लिए IMF एवं वर्ल्ड बैंक की नीतियों के अनुरूप व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में परिवर्तन लाने की बात की गई, ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन लाया जा सके। इसे ही नई आर्थिक नीति कहा गया है। इसके द्वारा कई क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया गया। यह सभी कार्य पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, वर्ष 1991 के उपरांत भारत में विभिन्न व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू किए गए। बस हमें इतना ही याद रखना है, यह है मनमोहन सिंह के द्वारा, और कब किए गए थे, वर्ष 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब प्रारंभ हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1947, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1953, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1956, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1960। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली जो है 1956 में शुरू हुई थी। 31 अक्टूबर 1957 के बाद RBI एक्ट में एक संशोधन के अनुसार पत्र मुद्रा के पीछे अब सोने के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा 200 करोड़ कर दी गई। यह राशि कभी भी इससे कम नहीं हो सकती, जिससे 115 करोड़ मूल्य का सोना होना आवश्यक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो ये हुई थी वर्ष 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन नंबर बी कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता उच्च है, ऑप्शन नंबर डी कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता इकाई है। ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अल्प विकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ है कि कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता जो है, जो उनकी उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। इन व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र से हटाकर अन्य क्षेत्र में भेजे जाने पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
नेक्स्ट है भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्न कारण से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आयातों में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी निर्यात में धीमी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी विनिमय दर की अस्थिरता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा जो है इन सभी के कारण जो है आता है। उत्तराखंड में ऑप्शन में जो यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला आता है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं होते, बाकी उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। नेक्स्ट है भिन्न बाजारों में भिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कीमत विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर सी तृतीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण कीमत विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए। जब एक विक्रेता एक ही वस्तु को क्रेताओं को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचता है, और ऐसा आजकल होता भी है, तो यह कीमत विभेदीकरण कहलाता है। इसे प्रोफेसर पीगू ने 3 भागों में बांटा है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का विभेदीकरण, तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। नेक्स्ट है यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाए तो क्या शेष रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर बी सकल प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत घाटा, ऑप्शन नंबर डी बजटीय घाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज आदि को घटा दिया जाए तो शेष सकल प्राथमिक घाटा रह जाएगा। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अप्रतिबंधित आयात एवं निर्यात के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, राष्ट्रों के बीच निर्बाध पूंजी गतिशीलता की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी की मुक्ति गति, ऑप्शन नंबर डी विनिमय दर स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनिमय दर स्थापित प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऑप्शन नंबर डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था। यह बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का यह एक कानून था। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी तथा जब तक चाहे उसे जेल में रख सकती थी। अतः भारतीयों द्वारा इस कानून का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन नंबर ए रक्षा का, ऑप्शन नंबर बी विदेशी मामले में तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन नंबर सी खाद्य तथा कृषि, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खाद्य तथा कृषि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये प्रथम जो है राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। जो रक्षा विभाग था वो बलदेव सिंह के पास था, जबकि जो विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट है जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था। तो ऑप्शन नंबर ए
विदेश, ऑप्शन नंबर बी गृह, ऑप्शन नंबर सी वित्त, ऑप्शन नंबर डी रक्षा। तो रक्षा तो अभी हमने ऊपर ही पहले ही पढ़ा था कि वो दिया गया था बलदेव सिंह को, और जो विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध था वो नेहरू जी को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1964 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गए। अक्टूबर 1964 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक जो है कर लगाए थे। तो ये एग्जाम में बन सकता है किसने अत्यधिक कर लगाए थे, ये लगाए थे लियाकत अली खान ने। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन का आना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटनाएं हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? वो आया था 1928 में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2005 से 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, ये सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व भी किए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।